नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम व्यापक अर्थशास्त्र के प्रकार देखेंगे। जैसे कि माइक्रो के देखे थे 3 प्रकार थे, वैसे इसके भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला व्यापक, स्थैतिक, मैक्रो स्टैटिक्स, तुलनात्मक, व्यापक, स्थैतिक, माइक्रो कंपैरेटिव मैक्रो स्टैटिक्स और तीसरा कौन सा है? व्यापक प्रायोगिक, जिसको मैक्रो डायनेमिक्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम तीनों देखेंगे। आपको मैं स्लाइड करके दिखा देता हूं ताकि आपको तीनों दिख जाए। ये तीनों हैं, ठीक है। हम तीनों का अध्ययन करेंगे कर्व के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, यही आपकी सबसे बड़ी क्लास है, इसी में आपका दिमाग यूज होगा। अगर इसको समझ लिए, आप समझिए मेहनत करके कैसे भी, तो आप समझ लीजिए अर्थशास्त्र समझ सकते हैं, पूरी अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहीं पे आपका टेस्ट होगा, आपके दिमाग का लॉजिकल रीजनिंग का आपके टेस्ट होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आओ शुरू शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला व्यापक स्थैतिक यानी मैक्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। व्यापक स्थैतिकी संतुलन की स्थिति में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की व्याख्या करता है, ठीक है। संतुलन की अंतिम स्थिति में यह व्यापक चरों यानी मैक्रो वेरिएबल्स के संबंधों की व्याख्या करता है। अब इस कथन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। इसका मतलब क्या हुआ? y का मतलब आय होता है। जो आपकी आय होती है, आप वो नॉर्मली ये माना जाता है अर्थशास्त्र में, इसका यूज केवल 2 चीज़ों में करते हैं। यहाँ सी फॉर कंजप्शन है, या तो अपनी आय का कंजम्पशन कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग कर लेते हैं। इसके अलावा पैसा कहीं नहीं जाता है। ये आपको बात समझ में आ रही? अब उदाहरण देके हम आपको समझाते हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, ठीक है भाई। आपका परिवार थोड़ा बड़ा है, यहाँ एग्जाम्पल छोटा से ले रहे हैं, ऐसे तो कमाते तो आप ज़्यादा होंगे, ठीक है। परिवार बड़ा है, खर्चा ज़्यादा है, तो मान लीजिए 80 रुपये खर्च हो गया। 80 रुपये और भी कुछ रुपया रख लिया, मान लीजिए 10 रुपये और रख लिया, ठीक है। 90 रुपये आपको खर्च हो गया, और 10 रुपये आपने क्या किया? सेविंग कर दिया। आप देखिए 90 रुपये जो खर्च किया था वो, और 10 रुपये सेविंग किया, अच्छा दोनों को जोड़ दिया कितना आया? 100। अच्छा, तो ये आपकी आय के बराबर हो गया। यही चीज़ ये शो कर रहा है। इस कर्व में हम ऐसे ही समझेंगे। अब देखिए, इस समीकरण की क्रिया का अध्ययन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ y का मतलब क्या है आपको मैं समझा देता हूँ। ये y एक्सिस है, ये o एक्सिस है, ठीक है। साथ ये x एक्सिस है जिस पे आय दिया गया है। यहाँ पर उपभोग और विनियोग, यानी यहाँ पर y दिखाया गया है इनकम, और यहाँ पर c मतलब कंजप्शन और i मतलब इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को दिखाया गया है। यहाँ से एक लाइन ये जा रही है c मतलब कंजप्शन। अब आप कहेंगे ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? भाई समझिए बात को, ये जीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही है कि कंजम्पशन, कोई भी व्यक्ति जो जिंदा है, समाज में रहता है, उसको उपभोग करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो मर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, चाहे उसकी इनकम हो या ना हो, उसको खाना जरूर चाहिए। अब आप कहेंगे तब, तो मान लीजिए कोई 2-3 महीने के लिए बेरोजगार हो जाता है, तो उसके पास जो कमाई है उसका खाना खाएगा, क्योंकि जिंदा ही नहीं रहेगा तो मतलब नहीं है, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया ही नहीं जाएगा, है ना। मान लीजिए वो भी खत्म हो गया, तो क्या करेगा? वो अपने बहन भाई या आस पड़ोस से मांग करके चलाएगा, लेकिन खर्चा इतना तो जरूरी है। इसलिए उपभोग की जो लाइन है यहां से शुरू हो रही है, क्योंकि जीरो से नहीं शुरू। भाई आप बताइए ना, खाना तो उपभोग तो कुछ ना कुछ करेगा ना, वो खाने के लिए तो पैसा खर्चा करेगा, इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। इसलिए कहां से शुरू हो रही है? ये यहां से हो रही है, ठीक है। अब हम समझते हैं, थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ये देखते हैं कि वाई समाज के कुल उपभोग का व्यय व कुल विनियोग के बराबर होता है। ये बोल रहा है समाज की जो संपूर्ण आय होती है वो उपभोग व्यय यानी कि सी और कुल विनियोग यानी आई के बराबर होती है। यह समीकरण मैंने अभी आपको बताया था, y इक्वल टू सी प्लस आई। यह समीकरण हमें यह बताता है कि आय जो y है वो स्थिर रखने के लिए समाज का उपभोग और विनियोग y के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अगर आपको उपभोग और विनियोग बराबर करना है, आय बराबर करना है, ठीक है, आय को स्थिर करने के लिए आपको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होना चाहिए। इस समीकरण से समय विश्लेषण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन में कोई सहायता नहीं मिलती है। समय का इसमें विश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है। एक प्रकार से यह विश्लेषण ऐसी समस्याओं में मौन रहता है, मतलब टाइम नहीं बता सकता है, ठीक है, ये चीज नहीं बता पाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वक्र कुल जो सी वक्र है, ये जो सी वाई है, सी वक्र है, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कुल उपभोग को प्रदर्शित करता है, ये कुल उपभोग बता रहा है। इसी प्रकार सी प्लस आई वक्र उपभोग और विनियोग को बता रहा है। ये जो सी प्लस आई वाली है, इसमें आपने उपभोग भी कर लिया और विनियोग भी कर लिया, मतलब पूरी आय खर्च कर दी।
यहाँ पर विनियोग नहीं किया था, यहाँ पर केवल कंजम्पशन किया था। जो अभी मैंने बताया था आपको 100 रुपये थे, 90 रुपये यहाँ कंजम्पशन कर लिया, 10 रुपये बचे ना, 10 रुपये इसमें भी कर दिया, तो सी प्लस आई हो गया, यानी कि आपका सारा 100 रुपये यहीं पे खर्चा हो गया। किस वाले पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब यहीं पे सी प्लस आई क्या हो गया? वाई के बराबर हो गया। ये पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओ बी ये कह रहा है समाज जो अर्थव्यवस्था है संतुलन में तब होगा जब वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई होगा, यानी कि ओ से लेकर बी आपकी आय होगी, इनकम होगी तभी, ठीक है। अब हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा जो है वो तुलनात्मक व्यापक स्थितिकी है। आप जानते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो बनता बिगड़ता रहता है। जब एक इक्विलिब्रियम हट से दूसरी जगह पे चला गया तो हम दोनों का अध्ययन करते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है, कंपेयर करके। इसी को तुलनात्मक व्यापक स्थितिकी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। आप जानते हैं जैसे साइंस टेक में होता है वैसे अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन होता है, यह स्थिर नहीं रहती है। परिवर्तनों के कारण अर्थव्यवस्था में नए नए संतुलन स्थापित होते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तुलनात्मक व्यापक स्थितिकी के द्वारा विभिन्न संतुलन का अध्ययन तुलनात्मक किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। इस विश्लेषण के अंतर्गत उपभोग तथा विनियोग यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आदि सामान्य आर्थिक तत्वों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। अब समझिए, तुलनात्मक व्यापक स्थितिकी के अंतर्गत अलग अलग संतुलन दशाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ये हमने आपको बता दिया। लेकिन वास्तविक संतुलन तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई ही होता है, भले कुछ भी हो, कोई भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन होगा मेन क्या होगा? y इक्वल्स टू सी प्लस आई, वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई। आपकी आय हो गई, या आपने कंजम्पशन किया और बाकी इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, यही आपके आय के बराबर हो गई। इसी का अध्ययन किया जाता है। अब हम समझते हैं, ये देखिए, लेकिन प्रत्याशित संतुलन सी कुल उपभोग या विनियोग अथवा दोनों घटकों में हुए परिवर्तन का फल होता है। इसको छोड़ दीजिए, ये आप अभी नहीं समझेंगे, ये वाला समझिए कि चित्र में प्रारंभिक जो संतुलन है उसकी दशा कहां पर है? ई पर है। यानी प्रारंभिक संतुलन कहां पर है? आप देखिए ई पॉइंट पर है। ये बात समझ में आ रही है? जहां ओ वाई प्रारंभिक या वास्तविक संतुलन है, संतुलित आय है। ये जो ई है ना पॉइंट, ये देखिए कहां पर आ रही है? वाई पे आ रही, यानी ओ से लेकर वाई तक आपकी आय है, ये चीज इसमें बता रहा है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? आय में डेल्टा वाई, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर डेल्टा वाई लिखा है। डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब बेसिकली होता है परिवर्तन हो जाना। जैसे मान लीजिए 2023 में आपको आपकी जो आय है वो 100 रुपए है, अब 2024 में आपकी आय 120 रुपए हो गई, तो परिवर्तन कितना? 20 का। इसी को डेल्टा वाई बोलेंगे, इसको केवल वाई बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा वाई बोलेंगे। यही चीज बोलेंगे डेल्टा वाई, मतलब आपकी आय कितनी बढ़ चुकी है, आय बढ़ जाई है। अब यह ओ वाई से बढ़कर कहां पर संतुलन स्थापित हो गया? ओ वाई 1 पर हो गया। यानी ये अभी तक ओ से लेकर वाई तक था, लेकिन डेल्टा वाई परिवर्तन हुआ, आपकी आय बढ़ गई, तो ओ से लेकर वाई 1 पे चला गया। यही चीज ये शो कर रहा है, आपकी आय बढ़ गई। इस वजह से हुआ क्या? आपका संतुलन नया कहां पर बना? यहां पर बना। ये ध्यान से देखिए, एक लाइन खींची गई है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका हुआ क्या? आय बढ़ गई, तो यहां पर नया संतुलन बन गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, समाज में, इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो आपकी आय बढ़ जाएगी। यही चीज बोल रहा है कि आई यानी इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो आपकी आय भी बढ़ गई, यही चीज बोल रहा है। अब हम तीसरा देखते हैं, जिसको बोलते हैं व्यापक प्रावैगिक। यहां पर थर्ड होगा, यहां पर थर्ड पॉइंट डाल देना क्योंकि यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। तीसरा पॉइंट होगा व्यापक प्रावैगिक, मतलब मैक्रो डायनेमिक्स। व्यापक प्रावैगिकी के विकास में रॉबर्टसन, सैमुअलसन, हिग्स तथा हैरोल्ड आदि अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये कहते हैं मैक्रो डायनेमिक्स में बहुत योगदान दिया इन अर्थशास्त्रियों ने, ठीक है। यह विश्लेषण परिवर्तनशील आर्थिक संसार का एक चित्र प्रस्तुत करता है। परिवर्तन जो बार बार हो रहा है, नया नया संतुलन स्थापित हो रहा है। पिछले वाले में जो देखा हमने तुलनात्मक व्यापक स्थितिकी में, उसमें परिवर्तन जो हुआ एक ही साम्य का, उसका तुलना कर रहे हैं। लेकिन इसमें नया नया जो आपका जो इक्विलिब्रियम यानी साम्य स्थापित हो रहा है, उसका अध्ययन करते हैं। यह विश्लेषण परिवर्तनशील आर्थिक संसार का एक चित्र प्रस्तुत करता है। व्यापक प्रावैगिकी की विश्लेषण को इस चित्र में बताया गया है। चित्र में हुआ क्या है? देखिए, ओ और वाई, ये प्रारंभिक साम्य यहां पर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओ वाई पहला प्रारंभिक साम्य है। विनियोग में डेल्टा वाई परिवर्तन हो गया, मतलब हुआ क्या? विनियोग, इन्वेस्टमेंट आपका डेल्टा आई हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जब आपका डेल्टा आई परिवर्तन हुआ, जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा तो होगा क्या? आपकी आय भी बढ़ जाएगी। तो पहले आई वाई थी,
जैसे ही डेल्टा आई में परिवर्तन आया, आपकी आई कहाँ चली गई, ओ वाई से हट करके ओ वाई वन पर चली गई और इसका नया संतुलन यहां पर स्थापित हो गया ए वन पर। और ठीक है, यही चीज इसमें बताई गई है कि विनियोग में डेल्टा आई की वृद्धि के फलस्वरूप आई में भी डेल्टा वाई की वृद्धि होती है। फलतः इस नवीन संतुलन की दशा वाई वन पर चली जाती है, जिसमें अभी आपको मैंने बताया। व्यापक प्रायोगिक विश्लेषण उस अवस्था का भी अध्ययन करता है जिसके परिणाम स्वरूप आखिर क्यों हुआ आय प्रारंभिक संतुलन की दशा वाई से हटकर नए संतुलन की दशा वाई वन को प्राप्त कर लेती है। इस चित्र में सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट वक्र प्रारंभिक कुल व्यय उपभोग प्लस विनियोग का वक्र है, ये दिखा रहा है। विनियोग में डेल्टा आई की वृद्धि होने से यह वक्र ऊपर की ओर भाग गया, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो गया। अब देखिए यहां पर सी प्लस आई ही था, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने डेल्टा आई इसमें लगाया, आपकी आय बढ़ी, तो देखिए यहां पर ये कर्व यहां पर आ गया, ठीक है, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, क्योंकि डेल्टा आई भी हो गया। पहले इन्वेस्टमेंट किया उसने, उसके बाद में आपने और इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको भी तो ऐड करोगे ना, यही चीज ये बता रहा है, ठीक है। कुल संतुलन आय में वृद्धि होने की क्रिया को ए बी सी डी ई एफ जी एच ए वन आप देख सकते हैं। देखिए पहले ए था, ए पे बी गया, बी से सी आया, सी से फिर डी पे गया, डी से फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, एच के बाद सीधा ए पे क्या हुआ, ये संतुलन स्थापित हो गया ए वन पे, ये नया संतुलन स्थापित हो गया। यही चीज, ये जो मैक्रोडायनेमिक्स है इसी में इसका अध्ययन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आप मेरी अगर बात मानिए तो प्लीज इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया हो या बहुत कम समझ में आया हो, इसको 3 से 4 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए, रोक रोक के समझिए, तो आपको समझ में आएगा। मेरी बातों से ज्यादा इस कर्व पे फोकस करो और जो बेसिक चीज है y इक्वल टू सी प्लस आई, इसको देखिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और याद रखना, जो आई है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट जैसे ही लगाएंगे आपकी आय बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब आय बढ़ जाएगी तो कर्व का जो साम्य होगा, पहले यहां पर था ना, अब तो यहां पर बढ़ जाएगा ना भाई, यही चीजें बता रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपको चीज़ पूछनी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे वो बताने का। बाय बाय।